देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था। आज हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ और फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको शीट दी है, उस शीट में फार्मूले लिखे हुए हैं। ठीक, देखिए सब लोग इधर। हमने बताया था कि सेल जो होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से शो किया जाता है, ऐसे डॉटेड सेल के साथ हम लोग सीरीज में बना देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के साथ सीरीज में शो किया जाता है। यहाँ जो बना होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, उसको कैपिटल आर से जनरली शो करते हैं। और यहाँ जो सेल के साथ बना होगा वो सीरीज में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हम लोग कुछ फॉर्मूले निकालेंगे। ई को क्या बोला था याद करो, ईएमएफ। ई को हम लोगों ने बोला था ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक। इस रेजिस्टेंस का हमको पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज करो एक वोल्टमीटर लेकर के यहाँ पे लगाया जाए, बहुत ध्यान से देखना, चलो सामने देखें। एक वोल्टमीटर लेकर के यहाँ पर लगाया जाए तो इस वोल्टमीटर में जो वोल्टेज होगा वो कितना आएगा। सपोज करो इस सेल का ईएमएफ, फॉर एग्जांपल सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर इस वोल्टमीटर को जो भी बताना चाहिए, सर कितने वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट, तो इस वोल्टमीटर को 1.5 वोल्ट बताना चाहिए। बोलो ठीक है, नहीं बताएगा। ये वोल्टमीटर जो रीडिंग बताएगा वो 1.5 से कुछ कम बताएगा, ठीक। V लेस देन E क्यों बताएगा, सब क्लियर करेंगे। ठीक, अभी केवल सामने ध्यान से देखें। ये वोल्टमीटर जो रीडिंग बताएगा, अगर ये सेल 1.5 वोल्ट की है तो ये वोल्टमीटर अप्रॉक्स 1.2 या 1.3 वोल्ट बताएगा, पूरा 1.5 वोल्ट नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है और उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है, ठीक है। तो वो फार्मूला हम लोग ग्रैब करेंगे और V लेस देन E क्यों होता है इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है, ठीक है। सब लोग सामने देखिए, सामने देखिए। फार्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं, बहुत आराम समझना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। देखो सपोज करो इस सेल से आई करंट चली, कैसे आप समझोगे। यहाँ से जो आई करंट चली, थोड़ी देर के लिए वोल्टमीटर हटा दो। वोल्टमीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना, ठीक, अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो थोड़ी देर के लिए वोल्टमीटर हटा दो। यहाँ से जो आई करंट चलेगी ये इस आर में जाएगी और यही करंट इस स्मॉल आर में भी तो जाएगी। जो करंट कैपिटल आर में जाएगी वही करंट स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब सोच के जरा एक बात बताना, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर सीरीज में है कि पैरेलल में है। देखने में लग रहा है पैरेलल, मगर डिजाइन पे नहीं जाना, ये पहले ही बता चुके हैं, डिजाइन में मत जाओ। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर किसमें है, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ हमेशा सीरीज में होता है, ठीक। तो इस सर्किट को ब्रेक करके हम कुछ ऐसे बनाएंगे, इसको भी हम बाद में लगा देंगे या अलग से ये बना रहने दो। ये वोल्टमीटर जो है ये आर का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा, ठीक। इधर देखो, इसको हम ऐसे बना दें। ये हमने सेल बनाया, इसके साथ ये हमने बना दिया कैपिटल आर और इसी के सीरीज में स्मॉल आर बना दिया। बोलो गलत तो नहीं है ये सर्किट। अरे भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर किसमें थे, सीरीज में ही तो थे। तो हम कैपिटल आर जो स्मॉल आर ऊपर, अपने समझने को आसान करने के लिए हमने स्मॉल आर को इसके सीरीज में यहाँ बना दिया। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक। इससे समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक वोल्टमीटर को हमने आर पे लगाया तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वो कितना है, V। हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपोज करो एक वोल्टमीटर अगर हम R डैश पे भी लगा दें तो R डैश पे लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि R डैश क्या है, ये कोई फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है जिस पे हम लोग उठा करके तार जोड़ दें। हमने बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से आता है, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या हम उस इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई वोल्टमीटर लगा सकते हैं, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कोई फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये लिक्विड है। लेकिन फिर भी हम अपने समझने के लिए, हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने स्मॉल आर पे भी क्या लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो ये वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वो कितना है, V डैश, और ये वोल्टमीटर जो आर पे लगा था वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है वो कितना है। बोलो समझ में आया सबको, ठीक। ध्यान देना,
E इज इक्वल टू V प्लस V डैश लिख सकते हो? बताओ, याद करो, कल बताया था E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बताया था, याद आया? जब E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बताया था, तो वैसे ही यहाँ E इज इक्वल टू V प्लस, where V is the potential difference across external resistance and V dash is the potential difference across internal resistance. बोलो ठीक? अच्छा, इसमें करंट कितनी बह रही बताओ? I. तो अगर हम वैल्यू रखें E और V को वैसे रखो, V डैश की वैल्यू I इंटू स्मॉल आर लिख सकते हैं? बताओ, V इज इक्वल टू आई आर, V डैश की वैल्यू I इंटू स्मॉल आर, और अगर V की वैल्यू लिखनी है, V की वैल्यू I इंटू कैपिटल आर लिख सकते हो? बताओ, V की वैल्यू I इंटू कैपिटल आर और V डैश की वैल्यू I इंटू, सबको इतना समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर? ठीक। अच्छा, अब ध्यान देना जरा सुनो, हम इसको बाद में यूज करेंगे। इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख दें, V इज इक्वल टू E माइनस, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। साफ साफ ये बात समझ में आ रही जो अभी वीडियो में बताई थी कि जो भी आएगा वो E से क्या आएगा? कम। V की वैल्यू E से कम आएगी। यानी सेल भले ही हमारी कितने वोल्ट की है? 1.5 वोल्ट, लेकिन अगर एक वोल्ट मीटर लगा करके हम उससे उसका पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे तो 1.5 नहीं आएगा, 1.5 से कुछ कम आएगा। बोलो, V लेस देन E। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। क्यों ये कम आया? क्योंकि सेल की एनर्जी का कुछ पार्ट उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो गया। ध्यान से देखो, सेल की पोटेंशियल हो, ध्यान देना, पोटेंशियल हो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो और चाहे ईएमएफ हो, मतलब सबका एक ही होता था। परसों बताया था ईएमएफ की डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, याद करो, वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट फ्लो और चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट। याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में क्या बोला था? वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू टर्मिनल्स। याद आया कि नहीं आया? तो है तो दोनों एक ही चीज। पोटेंशियल भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी। यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर पूरे सर्किट की लो तो उसको क्या बोल देते हो? ईएमएफ। और अगर दो पॉइंट के बीच में लो तो उसको क्या बोल देते हो? पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो अंतर बताया था। ठीक, ध्यान से सुनना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि इस सेल की एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ कंज्यूम हो जाता है? चार्ज फ्लो कराने में उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाहर मिलने वाली एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसीलिए V लेस देन E होता है। ठीक, सबको क्लियर एकदम? पॉज करो। देखिए सब लोग सामने, जब ये इक्वेशन कब अप्लाइड है, शीट पे ध्यान से देखो, बगल में लिखा है व्हेन द सेल इज डिस्चार्जिंग, लिखा है ना? और उसके नीचे देखो क्या लिखा है? व्हेन द सेल इज चार्ज्ड V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। ये जो V, अब बाकी आप इसमें दिमाग मत लगाइए, केवल बस इस इक्वेशन को देखो। ये इक्वेशन तब है व्हेन द सेल इज डिस्चार्ज। अगर सेल चार्ज हो रहा है तो ये इक्वेशन V इज इक्वल टू E प्लस आई आर हो जाएगी। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है, डिस्चार्जिंग के समय हम सेल से करंट लेते हैं, डिस्चार्जिंग के समय सेल से करंट लेते हैं, तो चार्जिंग के समय सेल को करंट देंगे। सही है? यानी कि करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। बोलो, चार्जिंग के समय करंट की डायरेक्शन, जब करंट ले रहे थे वो हमें क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। बोलो सही है? और जब देनी पड़ेगी तो I की जगह माइनस आई रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। याद करना बिल्कुल आसान। ठीक, तो इस कंडीशन में V ग्रेटर देन E आएगा, बताओ सही है? और इस कंडीशन में भी ठीक, डिस्चार्जिंग के समय V लेस देन E, यानी अंदर का ही ज्यादा होता है, ध्यान से देखना, और जो बाहर भी मिलता है वो कम होता है। कब? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। और ध्यान सुनो, चार्जिंग के समय बाहर का भी ज्यादा होता है और अंदर का ही कम होता है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ज्यादा है और आपके पास कम है, तो हम अपने से आपको दे रहे हैं। तो जो दे रहा उसका ज्यादा है और जो ले रहा उसका। जब हम डिस्चार्जिंग कर रहे हैं
तो ई ज्यादा है, बाहर भी कम है, बोलो वो वाला केस है। और जिस समय चार्जिंग करोगे उल्टा, तो हम बाहर से इसको दे रहे हैं, तो बाहर ज्यादा होना चाहिए कि नहीं, तभी तो वो दे पाएगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया? चार्जिंग करते समय बाहर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और अंदर सेल का कम होगा, तभी हम उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, और बाकी तरीका ये है, आई की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गए, पहला पॉइंट और दूसरा। क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा पॉइंट है V इक्वल टू आई आर। ये अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा था, याद करो, V इक्वल टू आई आर अभी हमने लिखा था, बोलो। ठीक है, अच्छा अब एक लिखा है I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। बहुत आसान सा काम है, गौर से देखो, इसको हटाने जरूरत नहीं है। सब लोग इधर देखिए, इस सर्किट में ये करंट बह रही है, जो करंट इसमें है वही करंट इस स्मॉल r में है। तो अगर हमसे I की वैल्यू पूछी जाए, I इज इक्वल टू सेल का EMF कितना है, E, और रेजिस्टेंस में कैपिटल R और स्मॉल r, बल्कि ऐसे समझ लो, I का एक फार्मूला आप ऐसे याद कर लो, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो टोटल EMF अपॉन, तो टोटल EMF अपने पास E है, बोलो सही है, ठीक। और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बताओ क्यों? क्योंकि कैपिटल R और स्मॉल r किसमें है, सीरीज में है, और सीरीज का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r, बोलो, और टोटल EMF की जगह E, तो ये बन गई I। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक अगला फार्मूला ये लिखा हुआ है, सही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बगल में। देखिए इधर एक ये इक्वेशन, एक इक्वेशन है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये, और एक अभी हमने आपको बताई है V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R, ये भी तो बताइए। 1 2 3, इन तीनों इक्वेशनों को आपस में कंबाइन करके ये निकाला जाता है। ये हम नहीं निकाल रहे, घर पे निकालने की कोशिश करना, 3-4 लाइन लिखी हुई है, ठीक। इसको और इसको जहां जरूरत पड़े कंबाइन करके ये इक्वेशन निकाली जाती है, ठीक। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है, प्रैक्टिकल में यूज होता है, ठीक है। डेरिवेशन नहीं आता है पेपर में, प्रैक्टिकल में ये फार्मूला यूज होता है। हाँ, न्यूमेरिकल में एक आध जगह लग सकता है, ठीक है। जहां कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E क्या है, EMF, और V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो ठीक है। तो ये इसके बीच में रिलेशन है, इन तीनों इक्वेशनों से प्रूव होती है, ठीक है। अब नोट करके इसको सॉल्व करके अपना घर में निकाल के देखना, ठीक है। एक आखिरी बात और, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सब लोग इधर देखें, बहुत छोटी सी बात, बहुत बढ़िया सी बात। हमने बताया P लेस देन E क्यों है, क्योंकि सेल की एनर्जी, सेल की एक्चुअल एनर्जी यानी EMF है वो E, सेल की एक्चुअल एनर्जी या EMF क्या है, E। इस E का कुछ पार्ट कहाँ खर्च हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस में, बोलो। जब करंट बहेगी तो सेल की एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ खर्च हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस में, ठीक। जिससे जो बाहर मिलने वाली एनर्जी है या EMF या वोल्टेज वो कम हो गया, बोलो, तभी तो V लेस देन E आया। किस कंडीशन में V E के इक्वल होगा, सोच के बताइए। V E के इक्वल कब होगा? नंबर 1, 2 केस है, या तो I 0, या तो I, जब I 0 होगी यानी करंट ही नहीं बहेगी, तो सेल की एनर्जी खर्च कहाँ होगी भाई? जब करंट बहेगी, गाड़ी चलेगी तभी तो पेट्रोल खर्च होगा, गाड़ी ही ना चले तो पेट्रोल जितना है उतना ही नापोगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक। ध्यान देना, अगर I 0 करंट ही ना बहे तो उस समय V E के क्या होगा, बराबर। अगर उस समय नापा जाए तो सेल की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी हमको बाहर शो करेगा वो, क्योंकि करंट बह नहीं रही है, खर्च नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन, R इज इक्वल टू 0, स्मॉल r 0 हो जाए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, हमने बताया एनर्जी खर्च कहाँ हो रही, सेल की एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ खर्च हो रहा है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाए तो फिर सेल की पूरी एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, जितना EMF उसके पास है 1.5 वोल्ट होगा, तो हम जब नापेंगे तो कितना मिलेगा, 1.5 वोल्ट।
बोलो सही है। तो ये दोनों केस है जब VE के क्या होता है बराबर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल कब होता है? नंबर 1, या तो सेल्फ को यूज ना किया जा रहा हो, करंट ना ली जा रही हो, और नंबर 2 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए 0। ये दोनों चीजें देखिए उसमें लिखी हुई है। इधर देखिए सब लोग, किरचॉफ्स लॉ सब लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी हम लोग पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका 80% पार्ट किरचॉफ्स लॉ से ही आगे होता है। मतलब जो भी कैलकुलेशन होते हैं, सर्किट सॉल्व होते हैं, उसमें किरचॉफ्स लॉ आपको बार बार, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। किरचॉफ के 2 लॉ हैं, जिसमें से पहला वाला जो लॉ है बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, 2 लाइन का है और समझने में भी बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा है। सब लोग इधर देखिए, जब कहें तब पढ़िएगा। ठीक, इधर देखो सब लोग, मान लो कई सारे वायर्स हैं, आपके इसमें 5 वायर्स बने हैं और 5 में से 2 से करंट आ रही है। 1 2 3 बनाने को कितने भी वायर से करंट आ सकती है और कितने भी वायर से करंट जा सकती है। इधर देखिए, हमारे फिगर के हिसाब से 2 वायर से करंट आ रही है, 3 से जा रही है। हो सकता है 1 से आ रही हो, 4 से जा रही हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितने भी वायर से आ सकती है, कितने भी वायर से जा सकती है। मेन बात क्या है, जहां पर कई सारे तार मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोड और जंक्शन। जहां पर कई सारे वायर मिलते हैं उसको नोड और जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उधर देखिए सब लोग, बहुत सीधी सी बात है। अगर हम ऐसे लिख दें I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 वायर से करंट आ रही है तो आने वाली करंट का सम दैट इज इक्वल टू जाने वाली करंट का सम। गलत तो नहीं लिखा है? जितनी टोटल करंट आएगी उतनी ही तो टोटल करंट जाएगी। बस इसी को कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, या किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक, इधर देखिए, अब थोड़ा सा इसको और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है। सब लोग इधर देखो, बहुत बढ़िया सा तरीका। इसको लिख दो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। बोलो सही है। ये जो टर्म लिखा है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, इसको हम लिख देते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ठीक, सिग्मा मीन्स होता है समेशन, और यहां पर एक जो समेशन है इसको हम लोग बोल देंगे एल्जेब्रिक सम या एल्जेब्रिक समेशन। और ये वर्ड याद रखिएगा, चाहे फिजिक्स पढ़ो, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री में तो वैसे नहीं यूज होता है, ठीक है, फिजिक्स में या मैथ्स में अगर एल्जेब्रिक सम वर्ड आ जाए तो एल्जेब्रिक वर्ड का मतलब होता है विद साइन समेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट क्या है? आने वाली जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है उनको हम प्लस ले रहे हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है वो करंट क्या ले रहे हैं? कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन टेकन पॉजिटिव एंड गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन टेकन नेगेटिव। समझ में आया? तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बनेगा? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ नोड और जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ नोड और जंक्शन इज 0। एक लाइन में समझ में आया कि नहीं? एल्जेब्रिक सम का मतलब समझ में आ गया? प्लस माइनस साइन के साथ। चाहे बोलो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ नोड और जंक्शन इज 0, और चाहे बोल दो द करंट्स, द सम ऑफ करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। दोनों एक ही बात। समझ में आया? ठीक, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है। भाई I इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? क्यू क्वांटिटी होता है। ये लिखा है I1 प्लस I2, इसको इधर देखो, इसको लिख दो Q1 बाई टी, इसको लिख दो Q2 बाई टी, इसको लिख दो Q3 बाई टी, Q4 बाई टी, Q5 बाई टी। तो टी क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। मतलब कितना क्या है कि जो चार्ज आ रहा है आने वाले चार्ज का सम, और कहने का मतलब ये है कि चार्ज किसी नोड या जंक्शन पे कभी रुकता नहीं है। ये आया थोड़ी देर चौराहे में रुक गए, नहीं, चौराहे में रुकने वाला सिस्टम नहीं है। आओ चौराहा पार करो, जाओ, खत्म बात। समझ गए?
चार्ज किसी नोड या जंक्शन पे रुकता नहीं है, आने वाले चार्ज का सम जाने वाले चार्ज का सम के इक्वल होता है। समझ में आया? इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। सबको समझ में आया? ठीक है सामने? रख दो बस रख दो तुरंत। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग केसीएल किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ को हम लोग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ या लूप थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक, इसमें एक ये सर्किट बना हुआ है आपके सामने, एक सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस R1 है। इसको लेने के लिए हम एक सर्किट बना रहे हैं, इस सर्किट से हम इसको आपको समझाएंगे। दूसरा एक सेल लिखा हुआ है, इसका ईएमएफ जो है वो कितना है? E2 और रेजिस्टेंस कितना है? R2। कोई दिक्कत नहीं, E1 के साथ R1, E2 के साथ R2। यहां से करंट चली I1, यहां से करंट चली I2, I1 चली I2 चली, और यहां पे दोनों करंट मिल गई, I1 प्लस I2 बोलो। इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है? I1 प्लस I2 बोलो। सही है? I1 चली, I2 चली, I1 प्लस I2 इसमें आई, यहां तक जो करंट है वो I1 प्लस I2 है बोलो। सही है? इस I1 प्लस I2 में से I2 इसमें चली जाएगी क्योंकि इससे I2 निकली थी, और जब I1 प्लस I2 में से I2 इसमें चली गई तो बची कितनी? I1। ये I1 ऊपर इसमें चली जाएगी। ऐसा गड़बड़ नहीं होगा कि इसकी I1 उसमें घुस जाए, उसकी I2 उसमें घुस जाए, नहीं, ये ईमानदारी से सारा काम होगा। यहाँ से I1 चली, यहाँ से I2 मिल करके I1 प्लस I2, यहाँ तक I1 प्लस I2, उसके बाद I2 इस रास्ते में, I1 अपने रास्ते। समझ में आया कि नहीं आया? ये एक क्लोज्ड सर्किट के लिए हम लोगों ने करंट और ईएमएफ सब कुछ बना दिया। ठीक है? अच्छा, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है ये है कुछ नहीं, ये ओम्स लॉ की और एडवांस फॉर्म है। ओम्स लॉ V=IR पढ़ते थे, ओम्स लॉ V= उसको और एडवांस कर दिया गया। ठीक है? तो अपना नाम रख दिया इन्होंने किरचॉफ लॉ, तो इन्होंने दिया था। ठीक, अभी जब आप करेंगे तो खुद देखेंगे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन आखिरी में निकल करके क्या आएगा? ओम्स लॉ। ठीक है? तो ओम्स लॉ की एडवांस फॉर्म है ना। अच्छा, अब इसको लगाते कैसे हैं? इसके लिए एक टर्म आता है क्लोज्ड मैश। क्लोज्ड यानी बंद, और मैश का मतलब क्लोज्ड सर्किट, सर्किट आप कह सकते हो। जैसे हमने कहा क्लोज्ड मैश, यहां पर ध्यान से देखो, 3 क्लोज्ड मैश है, बहुत ध्यान से। अगर हम इतने बोले ये, तो ये क्लोज्ड मैश है बोलो। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट को ही क्लोज मैश बोलते हैं। सर्किट नहीं लिखा होगा, मैश लिखा होगा। एक क्लोज मैश ये है बोलो, इसको भी ले सकते हो बोलो, ये भी तो है क्लोज मैश। बहुत सही है। तो क्लोज मैश का मतलब है कोई भी क्लोज सर्किट। ठीक है? तो यहाँ पर 3 क्लोज मैश हैं, पहला, दूसरा, और अगर पूरे को ले लो तो तीसरा। ठीक, अच्छा, इसमें नोड या जंक्शन कहाँ पे है? गौर से देखो, एक ये नोड या जंक्शन है जहाँ पे कई सारे वायर मिल रहे हो, और एक नोड या जंक्शन ये है जहाँ कई सारे वायर मिल रहे हो। बोलो ठीक है? अच्छा, अब एक चीज गौर करना, यहाँ से I1 चली, यहाँ से I2 चली, दोनों मिल गई, कितनी हो गई? I1 प्लस I2 नीचे आ गई। तो इस जगह पर हमने एक तरीके से किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया। बताओ, आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल है। सही है? I1 चली, I2 चली, मिल गई तो कितनी हो गई? फर्स्ट लॉ लग गया। उसी तरीके से यहाँ I1 प्लस I2 आई, और उसमें से I2 इधर चली गई, I1 ऊपर चली गई, किरचॉफ फर्स्ट लॉ लग गया। तो यानी यहाँ दोनों नोड और जंक्शन में कौन सा लॉ लग गया है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इतना क्लियर? ठीक, बिल्कुल आराम समझना है, कोई टिपिकल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सी हलवा सी चीज है। ठीक है? बस हलवा को थोड़ा टेस्टी बना के खाओ तो अच्छा लगेगा, सादा सादा शक्कर घोल के बना दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें कितने क्लोज मैश हैं? 3 है। 3 में से हमने 2 ले लिए। पहला क्लोज मैश ये वाला ले लिया, और दूसरा क्लोज मैश ये वाला ले लिया। एक ये और एक ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिलहाल 2 क्लोज मैश में अपना काम हो जाएगा, है ना? ध्यान देना, इसका स्टेटमेंट हम बाद में बोलेंगे, पहले हम इसको मैथमेटिकली लगा रहे हैं।
ध्यान से सुनेंगे, पहले इसको मैथमेटिकली लगा रहे हैं, जब इक्वेशन बन जाएगी तब इसका स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, सबसे पहले आपको करना यह है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है, एक एक टर्म बोल रहे हैं उसको ध्यान से दिमाग में बैठाना है, कोई इधर उधर नोट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सब कुछ बोर्ड में लिखा रहेगा, सब कुछ शीट पे लिखा है, ठीक। जब हो जाए तो आप अपने समझने के लिए नोट करेंगे। जैसे हमने पहला क्लोज मेश लिया, तो पहले क्लोज मेश में, दोनों क्लोज मेश के लिए अलग अलग किरचॉफ लॉ लगेगा। फॉर फर्स्ट क्लोज्ड मेश, ठीक, पहले क्लोज मेश में, पहले क्लोज मेश में कितने रेजिस्टेंस है, अगर ये पूछा जाए पहले क्लोज मेश में कितने रेजिस्टेंस है, R1 और, तो R1 लिखो और थोड़ा स्पेस दे करके R2 लिख दो। कैसे लिखना है पहले लगाना बता रहे हैं, स्टेटमेंट बाद में बोलेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट बाद में, पहले मैथमेटिकल कैसे लगता है वो मेन चीज है। R1 लिखा, R2 लिखा, R1 में कितनी करंट है बताओ सामने देख करके, R1 में I1 करंट है, तो R1 में इंटू कर दो I1 और R2 में इंटू कर दो, R2 में I2 करंट है, R1 में I1। फर्स्ट क्लोज मेश में दो रेजिस्टेंस लिखे, दोनों की करंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक। R3 तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट में नहीं काउंट होगा, बोलो सही है। अब इक्वल लगाओ और थोड़ा स्पेस दे करके पहले क्लोज मेश में जितने ईएमएफ या सेल लगे हो कितने हैं बताओ, दो है, एक E1 और एक, तो एक लिखो E1 और एक लिखो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, स्पेस दे करके। अब हम स्पेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी हमें एल्जेब्रिक सम लेना है, जैसे वहां पर करंट का क्या लिया था, एल्जेब्रिक सम लिया था, वैसे यहां पर हमें इन सब का क्या लेना है, एल्जेब्रिक सम। और एल्जेब्रिक सम कैसा होता है, विद साइन, प्लस और माइनस के साथ, बोलो ठीक। पीछे हमने क्या रूल बताया था एल्जेब्रिक सम के लिए, कि आने वाली करंट को पॉजिटिव और जाने वाली करंट को निगेटिव, वहां पर ये रूल था, बोलो ठीक है। यहां पर एल्जेब्रिक सम का रूल क्या होगा, बहुत सीधा सा, क्योंकि ये क्लोज्ड मेश है तो इसमें हम कोई एक डायरेक्शन चूज कर लेंगे, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक। जैसे हमने इसके लिए, ध्यान देना सब लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चूज किया, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल आसान है, बस इसी जगह पर सब लोग झूल जाते हैं, यहाँ तक तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन अब जब डायरेक्शन लेने का नंबर आता है तो सब लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो बस वो गड़बड़ी आपसे ना हो, आप उन लोगों में ना हो, ठीक। बहुत आराम से इसके अंदर हमने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। अच्छा एक बात और, ये शायद हमने पीछे बताई है या नहीं बताई, भूल गए, सेल का ईएमएफ जब कभी भी बनता है तो उसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट ली जाती है, बताया कि नहीं बताया, बताया शायद इसमें नहीं बताया, पीछे कहीं बताया था, अच्छा पीछे बताया था, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता, सेल के ईएमएफ की डायरेक्शन कहां से कहां, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो देखो इस सेल में हम ईएमएफ की डायरेक्शन भी बना देते हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव इसमें बना दी, और यहां पर भी हमने इसको निगेटिव टू पॉजिटिव बना दिया, सेल का ईएमएफ निगेटिव से पॉजिटिव, सेल का ईएमएफ निगेटिव से पॉजिटिव बना दिया, ठीक। अब बिल्कुल ध्यान से, बस एक सेकंड का काम है, इसमें जो एल्जेब्रिक सम करना है उसका जो साइन लगाना है, एक सेकंड का काम है, ठीक। जिस क्लोज्ड मेश के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, जिस क्लोज्ड मेश के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं उस क्लोज्ड मेश के अंदर आपको हाथ घुमाना है, फिंगर रख करके घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज ले रहे हो तो उसे कोई मतलब नहीं, ठीक। और हाथ घुमाते समय जो जो चीजें हमारे हाथ की सेम डायरेक्शन में पड़े उसको प्लस लेना है, और जो हमारे हाथ की अपोजिट पड़े उसको माइनस, बस इतना काम है। गौर से देखो, हाथ घुमा रहे हैं, I1 की डायरेक्शन देखो हमारे हाथ के सेम है कि नहीं बताओ, I1 की डायरेक्शन हमारे हाथ के सेम है, और I2 की डायरेक्शन हमारे हाथ के अपोजिट है, बताओ सही है, तो I1 को प्लस लगा दो, I2 को बोलो। अब ध्यान से देखो, फिर से एक बार, हाथ घुमा रहे हैं, E1 की डायरेक्शन हमारे हाथ के सेम है और E2 की डायरेक्शन हमारे हाथ के अपोजिट है, बोलो सही है। तो E1 में प्लस और E2 में, ये हो गया एल्जेब्रिक सम।
कोई टिपिकल चीज है? कोई टिपिकल चीज है? बिल्कुल आसान सी चीज है, ठीक है, बच्चों वाली चीज है, मगर बच्चों को नहीं समझाई जाती, समझाई बड़े लोग हो जाती है, में याद है बड़े लोग हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा सेकंड वाले के लिए जरा लगा रहे हैं, इसको और समझ लो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। फॉर सेकंड क्लोज मेश, सेकंड क्लोज मेश में ध्यान से देखो कितने रेजिस्टेंस हैं? R2 और R2। अब कोई ये ना कहे बोले R2 तो फर्स्ट वाले में आ गया, कमरे की ये जो वॉल है ये इस कमरे में भी है उस कमरे में भी, बताओ दोनों कमरों में कॉमन है, तो ये इस कमरे में भी काउंट होगी और बगल वाले कमरे में भी काउंट होगी। बोलो समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस और ये सेल ऊपर वाले का भी पार्ट है और दोनों में काउंट करना है, समझ गए? ठीक। सेकंड क्लोज मेश में कितने रेजिस्टेंस? R2 एंड R2 लिखा, स्पेस देकर के R3 लिख दिया, ठीक, इक्वल लगाया। सेकंड क्लोज मेश में सेल कितने हैं? केवल एक, कौन वाला? E2, यहां लिख दो E2। बोलो समझ में आया? ठीक। R2 में कितनी करंट है? जिसमें जो करंट है वही मल्टीप्लाई करा ना, बोले नहीं इसकी R2 करंट मल्टीप्लाई करा दे रहे हो, उसकी नशे में काम नहीं करना है, ठीक है। R2 में I2 करंट है तो R2 मल्टीप्लाइड बाई R3 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो ठीक। अब आखिरी स्टेप है साइन लगाना है, तो साइन लगाने के लिए डायरेक्शन बनेगी एंटी क्लॉकवाइज बना दी, बोलो सही है? ध्यान से देखिएगा सब लोग, हाथ घुमा रहे, जो जो हमारे हाथ की सेम डायरेक्शन में ऊपर जो अपोजिट हो माइनस। गौर से देखो I2 हमारे हाथ की सेम डायरेक्शन में है, बताओ सही है? I1 प्लस I2 भी हमारे हाथ की सेम डायरेक्शन में है, बोलो है कि नहीं? इसलिए इसमें भी प्लस और बोलो ठीक। फिर देखो E2 हमारे हाथ की सेम डायरेक्शन में है, बोलो है कि नहीं? E2 हमारे हाथ की क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो E2 का साइन भी प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? ठीक। अब एक मिनट गौर करना, इधर देखो, थोड़ा भी अगर नींद लगी है, कोई नशा पत्ती किए है, तो किरचॉफ लॉ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब पूरे होश आवाज में हो तब लगाओ, ठीक। क्या कारण है? इधर देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गौर से देखना जरा, जब हम पहले में किरचॉफ लॉ लगा रहे थे, तो जब हम हाथ घुमा रहे थे, गौर से देखना, तो उस समय I1 पॉजिटिव थी और I2 बोलो साफ साफ था, I1 पॉजिटिव थी और I2 निगेटिव थी, बोलो। और यही जब हम सेकंड में हाथ घुमा रहे हैं तो वही I2 पॉजिटिव हो गई, बताओ। अब हुआ क्या कि मालूम पड़ा किरचॉफ लॉ की इक्वेशन लिख रहे हैं फर्स्ट वाली और नींद में हाथ घूम गया दूसरे वाले में। जब फर्स्ट वाले में घुमा रहे थे तो I2 निगेटिव थी, और जब सेकंड वाले में घुमाने लगे तो I2 क्या हो गई? तो मालूम पड़ा ये पॉजिटिव यहाँ लगाया होगा, इस इक्वेशन गलत नहीं हो जाएगी? समझ में आया? इसलिए जिसमें लगा रहे हो इक्वेशन उसी में घुमाना है। सबको क्लियर? ठीक। अब इसी किरचॉफ लॉ को हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये तो हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया, अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट होता है सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, ये इक्वेशनें जो हैं I1 R1 I2 R2 E1 E2 ये सब इसी फॉर्म की तो है। I इंटू R सबका करना है, बोलो, और बराबर किसके कर देना है? E जितने हो E1 E2 E3 सबके बराबर कर देना है, और सम कौन सा लेना है? अलजेब्रिक सम विद साइन। समझ में आया? तो इसको बोलो कैसे? इसको बोलेंगे कैसे? इसका बोलने का तरीका है अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस in each part of a closed mesh. Algebraic sum of product of current and resistance for each part in a closed mesh is equal to the algebraic sum of all EMFs in that closed mesh.
समझ में आया कि नहीं आया? इसी को कहते हैं किरचॉफ्स सेकंड। ठीक, इधर देखो, ध्यान देना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों बोला गया? अरे ईएमएफ क्या होता है? एनर्जी तो होती है, अभी अभी बताया। ईएमएफ क्या होता है? एनर्जी। सारी एनर्जी का सम, सारे सेल जितनी एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का सम कहाँ कंज्यूम हो रहा है? उस क्लोज मेश के अलग अलग रेजिस्टेंस में पोटेंशियल के फॉर्म में। आई इंटू आर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। ठीक है, सारे सेल मिल करके जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है? अलग अलग रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। तो है तो एक तरीके से ये वही E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। याद करो, करते नहीं थे? वही तो लिखा, बताओ। और V इक्वल टू IR ही तो होता है, बोलो सही है? ठीक, और V इक्वल टू IR एक तरीके से देखो, ये ओम्स लॉ V इक्वल टू IR की एडवांस फॉर्म है। V इक्वल टू IR की क्या है? एडवांस। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, इधर देखिए, एक जो बात अभी हमने कही कि हम डायरेक्शन क्लॉक या एंटी क्लॉक दोनों ले सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉक लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा इस पे हम लोग ध्यान दें ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे। बिना सोचे आप डायरेक्शन लो। इधर देखिए सब लोग, एंटी क्लॉक या क्लॉक लेने से क्या फर्क पड़ेगा? इधर देखिए, हमने एक इक्वेशन लिखी A इज इक्वल टू B प्लस सी, बल्कि B माइनस सी लिखो। A इज इक्वल टू B माइनस सी। इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस A इज इक्वल टू माइनस B प्लस सी। ये दोनों इक्वेशन एक ही मानी जाएंगी कि अलग अलग मानी जाएंगी? अलग अलग, एक ही पीछे, अलग अलग की एक ही? अरे भगवान, एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन तो लिखी है। A इज इक्वल टू B माइनस सी और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस A इज इक्वल टू माइनस B प्लस सी, एक ही बात है। अगर ये दो इक्वेशनें हो, मान लो हम आपसे कहें थोड़ी देर के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये आपको पता है कि दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए दो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस चाहिए। ऐसा तो आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है। दो, अगर तीन वेरिएबल हो x y z तो उनके लिए तीन इक्वेशंस चाहिए इंडिपेंडेंट। ठीक, अगर ये दो अलग अलग हैं, मान लो लिखा है x1 y बराबर 10 और हम लिखते हैं माइनस x माइनस वाई बराबर माइनस 10, और आप कह रहे हो दोनों अलग अलग हैं, तो फिर दो इक्वेशन अलग अगर है तो इनको सॉल्व करेंगे, x और y निकाल के दिखाओ। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप सॉल्व करके x और y निकाल के दिखाइए। नहीं निकाल पाओगे ना? इसका मतलब दोनों एक नहीं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ध्यान देना सब लोग। अगर हम यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेंगे, और से देखना क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम से, अगर ऐसे हाथ घुमाओगे तो जो I1 पहले पॉजिटिव थी अब निगेटिव हो जाएगी, और जो I2 है वो क्या हो जाएगी? बोलो सही है कि नहीं है? जो E1 पहले पॉजिटिव था अब निगेटिव हो जाएगा, बोलो। यानी कुल मिला के कुछ नहीं होगा, इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और बात तो वही बनी। बताओ, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर वही आ जाएगा। तो यानी क्लॉक या एंटी क्लॉक लेने से क्या फर्क पड़ेगा? पूरी इक्वेशन में साइन चेंज हो जाएगा, एक टर्म में नहीं होगा, पूरी इक्वेशन में। समझ गए? मान लो हम यहाँ पर एंटी क्लॉक की बजाय क्लॉकवाइज ले लें। गौर से देखो, जब क्लॉकवाइज लोगे तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, यानी सब कुछ माइनस माइनस और माइनस। बोलो कौन सा फर्क पड़ गया? माइनस से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस। यानी क्लॉक या एंटी क्लॉक लेने से क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इक्वेशन में साइन का फर्क पड़ेगा और किसी चीज का फर्क नहीं होगा। सबको क्लियर हो गया? ये बात दिमाग में रखिएगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है।